हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व। देखिए, इससे पहले हम विद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए, विद्युत अपघट्य क्या है। अब विद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व पढ़ने तो जा रहे हैं, हमें इसका मीन्स तो पता होना चाहिए कि विद्युत अपघटनीय क्या होता है। तो देखिए, हमने अलग से डिफाइन किया है कि विद्युत अपघट्य क्या होता है। अपघटन नहीं, अपघट्य होगा। ठीक, अब देखिए ये क्या होता है। किसी विद्युत अपघट्य की जलीय विलयन में अथवा गलित अवस्था में, देखिए कोई विद्युत अपघट्य है, उसके जलीय विलयन में अथवा गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनके अवयव अलग हो जाते हैं, इससे विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लिए हैं NaCl का। अब देखिए इसको क्या किया हम, मान लीजिए ये जो NaCl है ये गलित अवस्था में है। ठीक, गलित का मतलब क्या हुआ, NaCl में हम क्या किया हम वाटर डाल दिए हम। ठीक, और जब वाटर डाल दिए तो क्या हुआ कि यह गलित हो गया, मतलब उसमें मिल गया। उस विलयन में हम क्या किए कि इसमें हम करंट फ्लो करा दिए, मतलब विद्युत धारा क्या किया प्रवाहित कर दिए। जब हम उस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किए तो क्या हुआ कि ये जो NaCl था पानी में तो मिल गया, अब उसमें मिलने पर हम जब विद्युत धारा प्रवाहित किए तो वो Na जो है अपने चार्ज में परिवर्तित हो गया। चार्ज का मतलब क्या हुआ, आवेशों में। जैसे Na पर प्लस चार्ज होता है और Cl पर माइनस, तो वो जो NaCl है वह Na प्लस और Cl माइनस में परिवर्तित हो गया। विद्युत अपघट्य का मतलब यही है कि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनके अवयव अलग हो जाते हैं, इसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओम का नियम। देखिए, ओम का नियम होता क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था क्या हो सकती है, लंबाई हो सकता है, ताप हो सकता है, दाब हो सकता है, यही ना हो सकता है भौतिक अवस्था। तो हमने क्या लिखा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप, दाब अपरिवर्तित रहे, मतलब इसमें कोई भी परिवर्तन न हो, तो उनके सिरों के बीच, तो उसके सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखिए, डायग्राम ये है जिसमें हम क्या कहें कि ये जो चालक है इसमें एक हम इसको हम बैटरी से जोड़ दिए हैं, और ये जो है ये हमारा एम्पियर है, मतलब ये धारा प्रवाहित कर रहा है, फ्लो करंट कर रहा है, और ये जो है यह विभवांतर है। ठीक, टोटल विभवांतर। और देखिए इस बिंदु पर और इस बिंदु पर तो विभवांतर अलग अलग होगा, तो इसे मान ले रहे हैं हम V1 और इसे हम मान ले रहे हैं V2। और देखिए इन दोनों का जो अंतर होगा, मतलब V क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, मतलब अधिक में से कम को हम माइनस कर देंगे, V2 माइनस V1। ठीक, अब ये देखिए विभवांतर है। तो हमने ओम के नियम में क्या लिखा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, मान लेते हैं ये कोई चालक है, चालक का मतलब क्या हो, जिसमें करंट फ्लो हो। ठीक, जिसमें करंट मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, और उसकी लंबाई, ताप, दाब, मान लीजिए ये एक ये चालक हो गया, इसकी लंबाई में हम कोई परिवर्तन नहीं किए, न ही इसके ताप में कोई परिवर्तन किए, न ही इसके दाब में कोई परिवर्तन किए। ठीक, तब क्या होगा कि इनके सिरों के बीच ये जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती कहिए या अनुक्रमानुपाती कहिए, एक ही होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, V जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक, अब ये देखिए, ये जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तब एक कांस्टेंट यूज होता है। कांस्टेंट मतलब नियतांक यूज होता है, जिसे हम कहते हैं V इक्वल। अब ये जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इक्वल का साइन हम यूज करते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा R, फिर I हो जाएगा। ठीक, मतलब V बराबर IR कहिए या RI। ठीक, R यहाँ पर क्या है, ये देखिए यही ओम का नियम है, मेनली रूप से यही है। अब इसे अलग अलग माध्यम से लोग पढ़ाते हैं। ठीक, अब देखिए ये तो रहा V बराबर IR। अब ये यहाँ पर हम ये लिख दे रहे हैं कि V क्या है, R क्या है और I क्या है। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि V क्या है। V क्या है, विभवांतर है। ठीक है, विभवांतर हम लिख दिए। फिर उसके बाद R क्या है, यहाँ पर देखिए
आर जो है ये प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ठीक, प्रतिरोध हो गया। और ये जो आई है यह करंट मतलब विद्युत धारा होता है, ठीक, विद्युत धारा, ठीक। यही देखिए ओम का नियम है। ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप, दाब आदि परिवर्तित न हो तो उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रतिरोध का नियम। जो हमने आर मतलब ये जो ओम का नियम निकाले थे उसमें आर आया था, प्रतिरोध नियतांक था। अब देखिए अब उसका भी एक नियम है। उसका नियम क्या है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती तथा उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए प्रतिरोध को हम किससे प्रदर्शित किए थे? प्रतिरोध को हम आर से प्रदर्शित किए थे। तो इसमें मतलब जैसे जैसे नियम है उसी के अनुसार हम देखिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती, मतलब ये जो प्रतिरोध है यह लंबाई के समानुपाती, लंबाई को हम एल से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक, तथा उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम इसे मान ले रहे हैं ये समीकरण 1 हो गया और क्षेत्रफल के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ये जो आर है इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ कि बटे में, ठीक है, 1 बटे हो जाएगा क्या? क्षेत्रफल है, तो इसे हम ए से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक। अब ये जो है इक्वेशन हमारा सेकंड बन गया, ठीक। अब देखिए क्या होगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या होगा? हम समीकरण 1 और 2 को मिला दे तो क्या होगा? देखिए क्या हो जाएगा? आर इज डायरेक्टली किसके? डायरेक्टली है एल के और इनवर्सली किसके हैं? ए के, ठीक, ये मिल गया। यही समीकरण बन जाएगा ना। समीकरण 1 और 2 को हम मिला देंगे तो क्या होगा? यही होगा, ठीक। अब देखिए क्या होता है, इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक अलग से नियतांक आता है जो होता है आर बराबर हो जाएगा और यहाँ का जो नियतांक है उससे हम डिनोट करते हैं रो से, इसे रो कहते हैं, ठीक, प्रतिरोधकता, ठीक। तो क्या हो जाएगा? रो एल बाई ए। ये देखिए प्रतिरोध का नियम यही है, ठीक। अब यहाँ पर क्या क्या मतलब ये जो सिंबल है इसमें से मुख्य रूप से तो एक ही आया है, इसे हम लिख दे रहे हैं, ये रो आया है केवल, ठीक। रो को हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा कहिए या प्रतिरोधकता, ठीक, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा या फिर प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, ठीक। अब यहाँ पर हम देख ले रहे हैं कि जैसे ये जो आर है इसका मात्रक क्या होता है, ये रो है इसका मात्रक क्या होता है, एल जो है इसका, इन सब का मतलब हम यूनिट देख लेते हैं, मतलब मात्रक। अब ठीक हम लिख दे रहे हैं, मात्रक लिख रहे हैं। अब किसका किसका? देखिए आर का पहले लिख दे रहे हैं, ठीक। आर का मात्रक क्या होता है? अब देखिए ओम का नियम है, इसका मात्रक भी ओम ही होता है, ठीक। अब ओम को आप इस तरह लिख दीजिए या इसका एक सिंबल होता है इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, या फिर ये इस तरह से मुंडी की तरह, ठीक, ये, ठीक। अब देखिए अब ये रो का भी बाद में ज्ञात करेंगे। अब एल का देखते हैं, ठीक। एल क्या है? लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, इस माध्यम से डिनोट कर देते हैं, ठीक। और ये देखिए ये जो क्षेत्रफल है, ए का मतलब क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो गया? मतलब मीटर स्क्वायर होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को हम मीटर में यूज़ करते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में, तो ये मीटर में रहा। अगर हमें सेंटीमीटर में ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर लगा देंगे, ठीक। अब देखिए अब हम रो का मात्रक ज्ञात करने जा रहे हैं, ठीक। अब रो का मात्रक हम ज्ञात तो करने जा रहे हैं, लेकिन इन सब को मतलब ये जो मीटर है, अगर मान लीजिए अगर हमको इसका मतलब यूनिट जो है सेंटीमीटर में चाहिए तब क्या करते हैं, क्योंकि इन सब का मात्रक अक्सर सेंटीमीटर में ही आता है। यहाँ पर देखिए ये जो मीटर बस हम यहाँ पर कर देंगे सेंटीमीटर, ठीक, इक्वल सेंटीमीटर,
फिर उसके बाद ये जो मीटर स्क्वायर है यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब देखिए हम रो का अगर हमें मात्रा ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, अब रो तो है ही, अब देखिए रो बराबर हम क्या लिख सकते हैं, रो बराबर हम ये लिख सकते हैं, अब रो को यहीं रहने दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब आर ए अपान ये जो एल है ये अपान में आ जाएगा तो एल। ठीक, अब ये देखिए ये एक अलग से फार्मूला हो गया। अब देखिए अब सबका हम यूनिट रख दे रहे हैं, यूनिट क्या रखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, अब अभी हम आर का मतलब ज्ञात किए हैं, इसे ओम से डिनोट किए हैं, तो ओम लिखिए या इस तरह से सिंबल बना दीजिए। देखिए ये जो ए है, ए का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर बटे, अब यहाँ पर हम एल का मतलब सेंटीमीटर में ही ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, बचेगा क्या ओम सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर तो है ना, तो ये हो गया रो बराबर ओम सेंटीमीटर। देखिए ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा चालकत्व, चालकता जिसे बोलते हैं, चालकता, कंडक्टिविटी। ठीक, अब ये देखिए ये क्या होता है चालकता, चालकता के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बस हमें यूनिट याद रख लीजिए कि क्या होता है। देखिए चालकता जो है इसे हम सी से डिनोट करते हैं और ये जो सी है यह प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बस इतना याद रखिए। चालकता जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसका हम अब यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा, अब जो प्रतिरोध का है उसी का इन्वर्सली कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, देखिए प्रतिरोध का क्या हम लिखते थे ओम लिखते थे, ओम ही होता है तो मात्रक इसका ना, तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक ओम इन्वर्स कर दीजिए। इन्वर्स को हम इस तरह से डिनोट करते हैं या इसको हम सीमेंस से भी डिनोट करते हैं एस। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल स्थिरांक या सेल नियतांक। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सेल स्थिरांक या सेल नियतांक, इससे हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब आप कहेंगे कि एक्स तो मोल प्रभाव को डिनोट करते थे और इस अभिक्रिया मतलब इस चैप्टर में एक्स सेल स्थिरांक को प्रदर्शित करते हैं। जब क्वेश्चन आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये सेल स्थिरांक है या मोल प्रभाव है। ठीक, अब देखिए सेल स्थिरांक होता क्या है, देखिए विद्युत अपघटनीय चालकता सेलों में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। देखिए इसको हम एक माध्यम से समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये एक बीकर है। ठीक, अब इसमें हम क्या किए, 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, ये 2 इलेक्ट्रोड है। ठीक, अब इसको क्या किया कि हम एक सॉल्यूशन में रख दिए। ठीक, अब इस तरह से विलयन बना दिए उसी में, क्योंकि गलित अवस्था में है तो इसको हम रख दिए। तो ये क्या करें कि विद्युत अपघटनीय चालकता, विद्युत अपघटनीय चालकता सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों की मध्य दूरी, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है इसके बीच की दूरी कितनी है, मतलब इसको हम L से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। मान लेते हैं कि ये जो है दूरी एक यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, और फिर इसके बाद क्या बोला है, तथा इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल का अनुपात, ये जो इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल है ये जो है एरिया कितना लिया हुआ है का अनुपात ही सेल स्थिरांक कहलाता है। तो देखिए सेल स्थिरांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से प्रदर्शित किए हैं। तो ये क्या बोला है कि इलेक्ट्रोडों की मध्य दूरी, इलेक्ट्रोडों की मध्य दूरी क्या है एल है और इसके ये जो क्षेत्रफल है इसी के अनुपात का सेल स्थिरांक कहते हैं। ठीक, सेल स्थिरांक यही है। सेल स्थिरांक क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रोडों की मध्य दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। ठीक, अभी आपको हम एक फार्मूला बताए हैं, R बराबर रो L बाई ए, अभी हम आपको बताए हैं अभी तुरंत। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि ये देखिए L बाई ए है, इसके स्थान पर क्या हम ये लिख सकते हैं, मतलब जैसे ये वाला जो फार्मूला पढ़ रहे हैं L बाई एक्स के स्थान पर देखिए हम क्या कर रहे हैं कि R जो है R बराबर ये रो तो रहेगा ही ऐसे। ठीक, L बाई एक्स के स्थान पर हम एक्स सेल स्थिरांक लिख सकते हैं। ये देखिए एक नया फार्मूला हमें मिल गया। ठीक,
अब हम लोग जो कंफ्यूज रहते हैं ना कि ये नया नया फार्मूला कहाँ से आता है, ये देखिए इसी तरह से बनते हैं। ठीक, अभी देखिए अब इसी को हम और परिवर्तित कर देंगे। अब कैसे, देखिए r बराबर अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, c बराबर 1/r पढ़े हैं। तो r बराबर हम क्या ये लिख सकते हैं, r बराबर 1/c लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो r है तो इसके स्थान पर हम 1/c लिख सकते हैं, और ये जो रो है, रो तो इससे मान लेते हैं हम रो ही रहने देते हैं, और ये x, देखिए एक नया फार्मूला ये बन गया। ठीक, और एक और फार्मूला है, हम इसे बताना भूल गए, जैसे ये विशिष्ट चालकता जो होती है, विशिष्ट चालकता, ठीक, विशिष्ट चालकता जो है इसे हम कप्पा से डिनोट करते हैं। कप्पा कुछ इस तरह लिखते हैं, कप्पा हल्का सा छोटा के रहेगा, बराबर ये होता है 1/रो के। अब इसका मात्रक आप ज्ञात कर लीजिएगा, इसका यूनिट आप निकाल लीजिएगा। ठीक, अब देखिए ये विशिष्ट चालकता हो गया। विशिष्ट चालकता क्या होता है कि कप्पा से डिनोट करते हैं, कप्पा इक्वल 1/रो। अब देखिए रो के स्थान पर हम ये वाला फार्मूला रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/c इक्वल्स टू रो के स्थान पर 1/कप्पा x, ये लिख सकते हैं। अब इससे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कप्पा इक्वल्स टू cx। ये देखिए एक नया फार्मूला मिल गया। ठीक, यहाँ पर देखिए एक हमें नया फार्मूला मिल गया कि विशिष्ट चालकता बराबर क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकता बराबर c को हम किससे डिनोट किए थे, चालकता को, और x क्या है, सेल स्थिरांक, मतलब कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, चालकता गुणे सेल स्थिरांक। ठीक, आज का वीडियो कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।